हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ईसीजी। तो ईसीजी में जो हमने ओस्की के लिए स्टेशंस करने हैं या कौन जो हमने याद करने हैं ना, इसमें टॉपिक्स सबसे पहले है बेसिक्स ऑफ ईसीजी। दूसरा क्या है, हाउ टू रीड एन ईसीजी। और थर्ड वन इज़ एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ ईसीजी। और उसके बाद इनकी कॉजेज़ और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर करनी है। पहला क्या है, बेसिक्स ऑफ ईसीजी। सेकेंड वन इज़ हाउ टू रीड एन ईसीजी। और थर्ड वन इज़ एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी का काम क्या होता है, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमें ईसीजी में कौन सी वेव्स मिलती हैं, तो हमें ये वाली वेव्स मिलती हैं। ठीक है, इसमें ये है पी वेव। पी वेव का क्या काम होता है, ये कब बनती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। ठीक है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो कौन सी पी वेव बनेगी, कौन सी वेव बनेगी, पी वेव बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड वेव है वो कौन सी है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये क्या है, ये है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। और ये कब बनती है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन। और थर्ड कौन सी है, टी वेव। टी वेव कब बनेगी, जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो कौन सी बनेगी वेव, टी वेव बनेगी। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या हम ईसीजी में देखेंगे, वो देखेंगे पीआर इंटरवल। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 3 to 5 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, एसटी सेगमेंट। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 9 to 11 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, अब जो हमारे पास ईसीजी है ना, उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये होती है 12 लीड ईसीजी होती है। हमें टोटल 12 लीड्स मिलती हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रोड्स अभी हम कहाँ लगाएंगे, इसमें जो 4 होंगे ना वो होंगे लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। इसमें जो रेड वाला होगा ना वो हम लगाएंगे राइट आर्म पे, रीड योर गुड बुक्स। ठीक है, रीड योर गुड बुक्स। रेड वाला है जो, वो हम कहाँ लगाएंगे, राइट आर्म पे लगाएंगे। येलो कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट आर्म पे। ठीक है, रीड योर गुड, जी फॉर ग्रीन, ये कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट लेग पे। और जो लास्ट वन है वो कौन सा है, ब्लैक है। ठीक है, बुक्स, वो कहाँ लगाएंगे, राइट लेग पे लगाएंगे। उसके बाद जो 6 इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन से हैं, वो चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। उसमें जो V1 है ना वो कहाँ लगेगा, राइट साइड ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 1 2 3 और 4। ठीक है, राइट साइड ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और स्टर्नम के बिल्कुल साथ लगेगा। ठीक है, और जो V2 है वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा लेफ्ट साइड ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और जो V4 है वो कहाँ लगेगा, मिड क्लेविकुलर लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। हमने 3 छोड़ दिया है ना, तो जो 3 होगा ना वो लगेगा बिटवीन V2 एंड V4 के। ठीक है, इसी तरह V5 कहाँ लगेगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक है, और जो V6 है वो भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, ये वो पूछ सकता है एग्जामिनर। हम ओस्की के अगर स्टेशन पे जाएंगे तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब उसमें हमें टोटल कितनी लीड्स मिल रही हैं ईसीजी में, टोटल हमें 12 लीड्स मिलेंगी। इसमें 3 लीड्स हैं, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। ये जो लीड 1 है ना, ये किसके बारे में हमें बताएगी, लेटरल वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, लीड 2 किसके बारे में बता रही है, इन्फीरियर वॉल। और लीड 3 ये भी इन्फीरियर वॉल के बारे में बता रही है। ठीक है, अगर हम ईसीजी में देखें तो ये क्या है, इधर से लेके ये क्या है, हमारी लीड 1 है। ये क्या है, ये लीड 2 है। और उसके नीचे ये लीड 3 है। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड AVR। आर से क्या बन रहा है,
राइट साइड, तो ये राइट वाल के बारे में बता रहा है, ठीक है। AVR ये राइट वाल के बारे में बताएगा। AVL, L फॉर लेटरल, तो ये लेटरल वाल ऑफ हार्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। ये अगर हार्ट है तो ये वाली जो इधर वाली सरफेस है ना, ये कौन सी है, ये लेटरल वाल है। तो AVL ये सेकंड कौन सी है, AVL है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, लेटरल वाल के बारे में बता रहा है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो कौन सी है, AVF, ये किसके बारे में बताएगी, इंफीरियर वाल के बारे में बताएगी, ठीक है। अब उसके बाद है चेस्ट लीड्स V1 एंड V2। अगर हम ये हार्ट ड्रा करें, ठीक है, तो जो ये हमारा आ गया एक वेंट्रिकल और ये दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसमें जो V1 है ना, ये V1 और V2 ये किस बारे में किस साइड के बारे में इंफॉर्मेशन देगी हमें, राइट साइड के बारे में, ठीक है, राइट साइड के बारे में। इसके बाद है V3 एंड V4, V3 एंड V4, तो V3 और V4 ये क्या है, एंटीरियर वाल, ठीक है, V3 एंड V4 एंटीरियर वाल। और अगर इन चारों को कंबाइन कर दें V1, V2, V3 एंड V4, तो क्या बनेगा, एंटीरियर सेप्टल वाल, ठीक है। और जो V5 एंड V6 है ना, ये वाली, ये लेटरल वाल के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। अगर हम ECG में देखें तो ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, उसके बाद ये क्या है, V3 है, और ये V4, V5 और V6, ठीक है। ये हमारे ECG के 12 लीड्स हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, हाउ टू रीड एन ECG। अगर बेसिक्स में से हमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो वो इनमें से ही पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं 12 लीड में, लीड 1 किसके बारे में बता रही है, लीड 2 किसके बारे में बता रही है, ऐसे ही मतलब पूछेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है हाउ टू रीड एन ECG। तो जब हमारे पास ECG आएगी ना, तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे रिदम, ठीक है। रिदम कैसे पता लगेगा हमें, रेगुलर रिदम है या फिर इरेगुलर रिदम है। तो हमने सबसे पहले जो रिदम देखना है ना, वो कौन सी लीड में देखना है, तो हम सेकंड लीड में देखेंगे, ठीक है। ये भी वो पूछ सकता है कि रिदम हम कौन सी लीड में देखते हैं, तो सेकंड लीड इसमें देखते हैं, ठीक है। अब रेगुलर रिदम कौन सा होता है, जिसमें जो RR इंटरवल है ना, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, जितने भी RR इंटरवल है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल RR इंटरवल्स, ठीक है। ये जितने भी RR इंटरवल हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और साइनस रिदम है, मतलब P वेव है, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स है और फिर T वेव है, ठीक है। P वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स है और फिर T वेव है, ठीक है। P वेव फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। और इरेगुलर रिदम क्या होता है, अनइक्वल RR इंटरवल्स, ठीक है। इधर देखें, इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें ज़्यादा है, और उसके बाद इसमें भी ज़्यादा है, और एंड पे इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये क्या है, इरेगुलर RR इंटरवल है, ठीक है। तो इरेगुलर रिदम है ना इसमें। तो सबसे पहले हमने देखना है रिदम, ठीक है। तो अब जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, वो है रेट। अब इसमें हमने रेट कैसे निकालना है, हमने रिदम पहले क्यों देखा है, ठीक है। रिदम हमने पहले इस वजह से देखा है कि अगर हमारे पास रेगुलर रिदम है तो उसका रेट निकालने का फार्मूला और है, और अगर हमारे पास इरेगुलर रिदम है तो उसका जो रेट निकालने का फार्मूला है ना वो और है, ठीक है। तो अगर तो रेगुलर रिदम है तो हम क्या करेंगे, 300 को नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस, जो RR इंटरवल के दरमियान लार्ज बॉक्सेस है ना, 300 को उस पर डिवाइड कर देंगे, या फिर 1500 को नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हम ये डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये रेगुलर रिदम की है, ठीक है। ये रेगुलर रिदम की है ना डायग्राम, सारा RR इंटरवल सब में इक्वल है। तो इसमें लीड 2 कहाँ है, ये लीड 2 है, बट
ईसीजी के एंड पे भी ना ये बड़ी सारी जो लीड होती है, ये कौन सी लीड होती है? ये लीड 2 होती है। तो उसमें अगर हम देखें तो कितने लार्ज बॉक्सेस है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर हम 300 को डिवाइड करें 4 से, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? हमारा हार्ट रेट होगा, ठीक है। और अगर इरेगुलर रिदम है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये जितनी भी आर वेव्स हैं ना, जितनी भी आर वेव्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ऐसे जितनी भी आर वेव्स हैं 12 को मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी? 72, ठीक है। जो इरेगुलर रिदम है वो कैसे निकालेंगे? जितनी भी आर वेव्स होंगी ना उनके काउंट करेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। अब अगर तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाए 60 से कम, तो क्या होगा? ब्रैडीकार्डिया होगा, लो हार्ट रेट, ठीक है। और अगर आ जाए हमारे पास हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, तो क्या होगा? ये होगा टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया। इसमें हार्ट रेट क्या है? इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 टू 100। अब हमने क्या देख लिया है? रिदम भी देख लिया है और रेट भी देख लिया है। अब हम उसमें वेव फॉर्म एनालिसिस कि हमारे पास जो ईसीजी है उसमें पी वेव प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है? ये पी वेव प्रेजेंट है। हमने एक लीड नहीं देखनी, हमने सारी लीड्स वहाँ देखनी है, ठीक है। पी वेव प्रेजेंट है इसमें भी पी वेव प्रेजेंट है। उसके बाद क्यू आर एस भी है, ठीक है। उसके बाद टी वेव भी है। तो ऐसे हमने क्या देखना है? वी वेव प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। उसके बाद पी वेव के बाद क्या क्यू आर एस आ रहा है, टी वेव आ रहा है, टी वेव आ रही है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल पी आर इंटरवल, जो पी आर इंटरवल है वो शॉर्ट तो नहीं है या प्रोलॉन्ग तो नहीं है, ठीक है। और नो सेगमेंट एलिवेशन या फिर डिप्रेशन, ठीक है। नो एसटी सेगमेंट डेविएशन, इसमें क्या एलिवेशन भी हो सकती है और डिप्रेशन भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कैसे। ये जो हमारा पी वेव है ना, हमने इसके लेवल पे देखना है, ठीक है। अगर हम देखें तो वेट, हमारे पास ये पी वेव है ना, तो ये पी वेव इधर ख़त्म हो रही है, हमने इसके लेवल पे देखना है, ठीक है, कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है या नहीं है। अगर तो ये इधर से ही ऐसे मूव कर जाए तो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है। और अगर डिप्रेशन देखना है तो हमने ये जो आके इधर से ऐसे आके जो टी वेव उसने बनानी है वो ऐसे बनाए, तो ये क्या है? ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। और एलिवेशन ऐसे है, ठीक है। दूसरी हमने चीज़ कौन सी देखनी है? एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डेविएशन। उसके बाद है जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या है? ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अब एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? तो जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, सबसे पहली कौन सी है? हमारी एसटी सेगमेंट की है ना। तो एसटी सेगमेंट एक तो हो सकता है एलिवेशन और दूसरा क्या है? डिप्रेशन। तो अगर हम पहली पिक्चर देखें तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि इसे ऐसे नीचे आना चाहिए था और फिर ऐसे इधर से ऐसे टी वेव बनानी चाहिए थी, ठीक है। बट इसमें ये क्या कर रहा है? ये जो आर वेव नीचे आ रही है इधर से ही ये घूम के टी वेव बना रही है। तो ये क्या है? एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। और हमने लेवल कौन सा बताया था? किस लेवल पे देखना है? पी वेव के लेवल से देखना है, ठीक है। तो कौन से ऐसे डिफरेंशियल्स हैं जिनमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी? तो सबसे पहला तो हो गया स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। थर्ड वन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है? पेरिकार्डाइटिस। इन चारों में क्या होगी? एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी, ठीक है। अब सेकंड एबनॉर्मेलिटी कौन सी है? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो अगर हम पी वेव के लेवल पे देखें तो जो हमारी टी वेव है वो दोबारा इधर आई ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। तो ये किस में होगा? एन स्टेमी, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई, ठीक है।
और पोस्टीरियर एमआई मतलब हिस्ट्री में किसी को एमआई हुआ है। और क्या हो सकता है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये किसकी हो गई हैं, एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। उसके बाद है पीआर इंटरवल, ठीक है। अब एक है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और दूसरा कौन सा है, शॉर्ट पीआर इंटरवल, ठीक है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। तो ये किस में होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है पीआर इंटरवल ये ग्रेटर देन 5 स्मॉल बॉक्सेस, तो ये किन में होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया और हार्ट ब्लॉक, ठीक है। हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। और शॉर्ट किस में होगा, इसका उल्ट कर लो, इधर क्या है हाइपोकलीमिया, इधर क्या होगा हाइपरकलीमिया होगा। इधर क्या है हाइपोकैल्सीमिया और इधर क्या है हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। शॉर्ट पीआर इंटरवल के कौन से डिफरेंशियल्स हैं, हाइपरकलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास पी वेव और टी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले है हमारे पास पी वेव, ठीक है। अगर तो आए टॉल पी वेव, ठीक है, नॉर्मल हाइट कितनी है, इतनी होती है ना, तो ये क्या है उसकी डबल है। तो अगर तो हो टॉल पी वेव तो ये किस में होगी, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट में। कैसे, क्योंकि ये पी वेव हमें किसके बारे में बता रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। और ये एनलार्ज कब होगी, जब एट्रिया ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या उसमें ज़्यादा ब्लड आ रहा है। ज़्यादा ब्लड आएगा तो वो उसे पंप करने के लिए ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, या उनके मसल की हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है। और अगर बाईफेजिक पी वेव हो, मतलब ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी हो और नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी हो, ठीक है। तो ये किस में होगी, बोथ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में भी और राइट एट्रियम एनलार्जमेंट में भी, ठीक है। और ऐसी पी वेव हो जिसके दो हेड हों, ठीक है, बाई फेजिक बिफ्ट पी वेव, ठीक है। ये किस में होगी, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में। अब अगर हम देखें तो अगर तो टॉल पी वेव हो तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, और अगर दो हेड वाली पी वेव हो तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो तो क्या हो, तो क्या होगा, इट कैन बी इन बोथ कंडीशन, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट और राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड है वो कौन सी है, टी वेव्स। अब अगर हम देखें तो टी वेव एक तो होगी टॉल टी वेव, ये किस में होगी, जो टॉल टी वेव है ना, जो स्टेमी का अर्लीस्ट साइन है, या मायोकार्डियल या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का जो अर्लीस्ट साइन है ना वो कौन सा है, वो है कि जो टी वेव है ना वो टॉल होगी, ठीक है उसमें। बट ये वाला साइन मिस हो जाता है, जब सिम्टम्स आते हैं तब तक एसटी सेगमेंट एलिवेशन या फिर डेविएशन हो चुका होता है, ठीक है। अर्लीस्ट साइन ऑफ स्टेमी इज़ टॉल टी वेव। और किस में होगा, वेजोस्पाज्म। वेजोस्पाज्म क्या होता है कि ये जो वेसल्स है ना उसके अंदर लिपिड्स लिपिड्स की ना वो लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो ये एरिया है ना ये कम हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है वेसल्स की। उसके बाद है फ्लैट टी वेव। फ्लैट टी वेव किस में होगी, हाइपोक्लीमिया में। और एक्यूट पीक्ड टी वेव, जैसे कि ये हाइपर एक्यूट टी वेव, ये किस में होगी, हाइपरक्लीमिया में। फ्लैट हो गई है तो हाइपोक्लीमिया, और टॉल बिल्कुल इसके लेवल पे आ गई है तो क्या होगा, हाइपरक्लीमिया। और टी वेव इन्वर्जन किस में होगी, इस्कीमिया में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टी वेव इन्वर्जन किस में है, इस्कीमिया में होती है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन और पल्मोनरी एम्बोल में आपको ये सही तरह एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो हमारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मेलिटी जो हमसे पेपर में भी पूछ सकते हैं या ऑस्की स्टेशन पे भी पूछ सकते हैं, वो क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, लेटरल वॉल एमआई, ठीक है। तो हमने ईसीजी में 12 लीड्स पढ़ी हैं ना, तो हमें लेटरल वॉल के बारे में कौन कौन सी लीड बता रही है, एक बता रही है लीड 1,
ये कौन सी, लीड 1। सेकंड कौन सी है, AVL। ये जो हमारी ये जो पहली 3 है उसमें कौन सी है, लीड 1। ये जो सेकंड है उसमें कौन सी है, AVL। और ये जो लास्ट पे 6 हैं उसमें कौन सी है, V5 एंड V6। ठीक है, कौन कौन सी लीड हमें बता रही है, लीड 1, AVL, V5 एंड V6। तो जो MI है, ST सेगमेंट एलिवेशन इन लीड 1, AVL और लीड 5 और V6। तो कौन सा MI होगा, लेटरल वॉल का MI होगा। अगर हम ECG देखें तो ये हमारी P वेव है और इसके लेवल पे अगर हमने देखा है तो ये क्या है, ये ST सेगमेंट एलिवेशन है ना। तो लीड 1 में क्या है, ST सेगमेंट एलिवेशन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ST सेगमेंट एलिवेशन है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लीड हमने कौन सी की है, AVL। इसमें भी क्या है, ST सेगमेंट एलिवेशन है। ये हमारी P वेव के अगर हम लेवल पे देखें तो ये क्या है, हमारी ST सेगमेंट एलिवेशन है। इसके अलावा V5 एंड V6। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मली क्या क्या होना चाहिए था, इधर से ऐसे आता और ये ऐसे टी वेव बनाता, बट ये क्या गया है, टी वेव ऊपर को चली गई है और इधर से आगे ऐसे गई है। तो ये क्या है, ST सेगमेंट एलिवेशन है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो इन लीड में ST सेगमेंट अगर एलिवेशन होगी तो क्या होगा, लेटरल वॉल का MI होगा। कौन सी लीड में, लीड 1 में, AVL में, V5 में और V6 में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन है तो लेटरल वॉल MI। इसके साइंस एंड सिम्टम्स आगे वो पूछे, मोस्टली ये नहीं पूछते। तो उसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगी, दैट रेडिएट टू द लेफ्ट जॉ एंड लेफ्ट आर्म, पैल्पिटेशन, हार्ट रेट इंक्रीज, डायफ्रेसिस, स्वेटिंग होगी, नोशिया, वॉमिटिंग। ये क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेटरल वॉल MI। इसकी कोजेस कौन सी हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस, और कौन सी इसमें आर्टरी ब्लॉक होगी, किस, वो पूछेगा किस आर्टरी की ओक्लूजन से ये वाला MI हुआ है। तो क्या आएगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और किस वजह से होगा, हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, और किसकी वजह से, स्मोकिंग और कोकेन यूज़। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, लेटरल वॉल MI। अब उसके बाद है एंटीरो सेप्टल वॉल MI। तो जो हमारा एंटीरियो सेप्टल वॉल थी, कौन सी लीड्स एंटीरियो सेप्टल वॉल के बारे में बता रही है, वो है V1, V2, V3 एंड V4। तो अगर इनमें ST सेगमेंट एलिवेशन होगा तो क्या होगा, एंटीरियो सेप्टल वॉल MI। अगर हम देखें तो ECG में तो V1 में तो हमें ख़ास पता नहीं लग रहा। ठीक है, हमें V1 में कुछ पता लग रहा है, इसमें ज़्यादा हमें नहीं पता लग रहा ना। तो हम V2 पे चले जाएंगे, वहाँ भी पेपर में हमने सारी लीड्स देखनी है। ठीक है, अब अगर हम V2 में देखें तो ये क्या है, ये ST सेगमेंट इधर ऐसे होना चाहिए था ना, ये टी वेव वैसे बननी चाहिए थी। तो ये क्या बन रही है, ऊपर बन रही है। तो ये क्या, ST सेगमेंट एलिवेशन है। ठीक है, जो हमारी V1 है ना, इसमें R वेव छोटी होती है, V6 में R वेव बड़ी होती है। ये ऐसे इंक्रीज़ करती जाती है V2 से लेके V6 तक। इस वजह से हमें ये R वेव इसमें छोटी होती है, इस वजह से हमें पता नहीं लग रहा। ये V3 में ST सेगमेंट एलिवेशन, V4 में ST सेगमेंट एलिवेशन है। तो ये क्या हो गया, एंटीरियो सेप्टल वॉल MI। बट जो हमने वहाँ ECG देखनी है, जो एग्जामिनर देगा, हमने वहाँ सारी लीड्स देखनी है। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो लीड 1 है जो हमारी, उसमें भी ST सेगमेंट क्या है, एलिवेशन है। नज़र आ रही है, हमने ये इग्नोर नहीं करना। हम वहाँ डायग्नोसिस जल्दी से V1, V2, V3, V4 में देख के ST सेगमेंट एलिवेशन वहाँ बता दें, एंटीरियो सेप्टल वॉल MI है, तो वो गलत कर देगा। तो अगर हम देखें तो लीड 1 में भी ST सेगमेंट एलिवेशन है और AVL में भी ST सेगमेंट एलिवेशन है। इसके अलावा और क्या है, ये क्या है, लीड 3 में ST सेगमेंट डिप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, ST सेगमेंट डिप्रेशन है। अगर हम इसका लेवल देखें तो ये लेवल ना,
ये लेवल है, तो ये क्या बन रहा है, ये नीचे से ही ऐसे घूम रहा है ना, इसके लेवल पे तो नहीं आया, तो ये क्या एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। तो हमने वहाँ क्या बताना है, इंटीरियो ये कौन सी वाल है, ये लेटरल वाल एम आई विद रेसिप्रोकल चेंजेस। ये क्या है, रेसिप्रोकल चेंजेस है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ये क्या है, रेसिप्रोकल चेंजेस इन लीड 2 एंड लीड 3। इसके अलावा एवीएफ में भी है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, रेसिप्रोकल चेंजेस इन लीड 2 लीड 3 एंड एवीएफ। ठीक है, हमारा मेन डायग्नोसिस तो एंटीरियो लेटरल वाल एमआई बनाया ना, क्योंकि 1 और 2 में भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, लीड 1 में और एवीएल में। इसके अलावा ये जो V1 to V4 लीड्स हैं इनमें भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, तो क्या बना, एंटीरियो लेटरल वाल एमआई। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, चेस्ट पेन दैट रेडिएट टू दी सेम एज एमआई के सिम्टम्स सेम ही होंगे ना सब में, तो इसमें भी वही सिम्टम्स होंगे, बट एंटीरियो लेटरल वाल में कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, सीवियर केस में कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। और कॉजेज़ सेम हमने बतानी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एमआई का केस आ गया है तो सेम कॉजेज़ हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर वाल है वहाँ कौन सी आर्टरी की ओक्लूजन होगी। तो एंटीरियर वाल में होती है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ओक्लूजन। ठीक है, और हाइपरटेंशन, बाकी सारी कॉजेज़ वही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास इंफीरियर वॉल एमआई। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन कौन सी लीड्स हैं, लीड 2 3 एंड एवीएफ। अगर हम ये ईसीजी में देखें तो ये हमारे पास कौन सी लीड है, लीड 2, और उसमें क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। ठीक है, ये पी वेव के लेवल पे देखना है ना हमने, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड 2 एंड 3 एंड एवीएफ। ठीक है, ये किस में होगा, इंफीरियर वॉल एमआई में होगा, बट इसके साथ हमने बाकी लीड्स भी वहाँ ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये देखो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इन लीड एवीएल। ठीक है, और लीड 1 में भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, और ये क्या है, टी वेव इन्वर्जन। तो ये वहाँ बताना है कि रेसिप्रोकल चेंजेस इन लीड 1 एंड एवीएल। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस बनेगा इंफीरियर वॉल एमआई विद रेसिप्रोकल चेंजेस इन लीड 1 एंड एवीएल। ठीक है, और सिम्टम सेम वही, बट इसमें ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, और कॉजेज़ सेम जो एमआई के कॉजेज़ हैं, और कौन सी आर्टरी की ओक्लूजन होगी, तो राइट क्रोनरी आर्टरी ओक्लूजन। ठीक है, जो हार्ट है उसकी इंफीरियर सरफेस है, उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो राइट क्रोनरी आर्टरी डिवाइड इनटू मार्जिनल आर्टरी, तो वो इसे सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो कौन सी है, पोस्टीरियर वॉल एमआई। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने कौन सी लीड देखनी है, तो जो सबसे पहले देखेंगे ना, ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर हमें V1 V2 और V3 में क्या नज़र आएगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये V1 है, और ये देखें तो ये क्या है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, ये उसका लेवल है, तो ये नीचे बन रही है ना, ये देखिए एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, हालांकि इधर तक आनी चाहिए थी, जो टी वेव है वो वापस इधर आके, इधर तक आके और ऐसे बननी चाहिए थी। ठीक है, V2 और V3, अगर यहाँ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जो होगी ना हमारी थर्ड लीड, 3 और लीड होगी V7 V8 और V9, ये ऐड करेंगे, ये पोस्टीरियर साइड पे लगती हैं। ठीक है, दीज लीड्स आर एडिड इन 12 लीड ECG बाय पोजिशनिंग इलेक्ट्रोड ऑन द पेशेंट्स बैक। ये जो बैक साइड है उधर लगेगी टू व्यू दी हार्ट पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो इनमें ये जो बन रही है ये कौन सी है, V7, इसमें वो ऐड होंगी, इसमें ये वाली ECG में ऐड नहीं हुई, ये है एंड पे, आई थॉट सो, ये है ये तो V1 है। इस ECG में नहीं है, वो मैं आपको ECG प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें पोस्टीरियर वॉल एमआई होगी, बट पहली जो आएगी ना फाइंडिंग वो ये आएगी। ठीक है, V1 V2 और V3 में, ये वैसे सेकंड लीड है,
इसमें वैसे वो नहीं है ईसीजी, तो वहाँ क्या होगा, वो 3 लीड ऐड होंगी, कौन सी, V7 V8 और V9, और ST सेगमेंट एलिवेशन होगी उनमें, ठीक है। V7 V8 और V9 ये जो लीड्स हम इलेक्ट्रोड्स ऐड करेंगे बैक साइड, और उनमें क्या होगी, जो ईसीजी में हमें लीड्स मिलेंगी 3, उनमें ST सेगमेंट एलिवेशन होगी, ठीक है। सिम्टम्स सेम होंगे और कोजेज़ भी सेम होगी, और इसमें जो आर्टरी है जिसमें ऑक्लूजन होगी वो कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी भी हो सकती है और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे है, एमआई का टॉपिक तो हो गया ना हमारा, ये 4 एमआई है, उसका अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और डायग्नोसिस वो हमसे पूछेगा कौन कौन से टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया ईसीजी, ठीक है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी, उसके बाद थर्ड टेस्ट कौन सा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी टू सी विच आर्टरी इज़ ऑक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट है जब पेशेंट हमारे पास जाएगा तो एमरजेंसी में होगा ना, तो ABC हमने उधर बताना है, ABC। उसके बाद A4 एयरवेज को मैनेज करना है, ब्रीथिंग को देखना है, सर्कुलेशन को देखना है। फिर क्या है, मोना, ये उसका एमरजेंसी ट्रीटमेंट में आएगा। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, एयरवेज में क्या ऑक्सीजन होती है ना, एंड फॉर नाइट्रेट्स, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो नाइट्रेट्स देंगे फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जो पेन हो रही है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और क्या है, एस्प्रिन, जो क्लॉट बना हुआ है ना वो मज़ीद नहीं बनने देगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है PCI, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी। ये इसका क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी वो पूछेगा कि क्या होगा, तो वो ये होगा PCI और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी। और अगर ये नहीं अवेलेबल तो हम क्या देंगे, थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे और रेफ़र कर देंगे ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ ये वाली सहूलत दस्तयाब होगी, ठीक है। थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे और फिर इधर रेफ़र कर देंगे, ये उसका ट्रीटमेंट होना ही होना है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, PCI और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा, एंटी हाइपरटेंसिव में क्या है, बीटा ब्लॉकर, ये क्या करेंगे, रेट कंट्रोल भी करेगा और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स, ठीक है। इसमें कौन से यूज़ हो सकते हैं, एस्प्रिन और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, ठीक है। ये हो गया हमारा MI का टॉपिक। उसके बाद क्या, बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक होता क्या, ए डिले और ब्लॉकेज इन दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो SA नोड से AV नोड को सिग्नल जा रहे हैं ना, उनमें या तो डिले होगा या फिर ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर रेट है या हार्ट रेट है ना वो कम होगा, या फिर हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। दी हार्ट वेंट्रिकल कॉजेज ए इरेगुलर हार्ट बीट, कॉजेज ए वाइड QRS कम्प्लेक्स, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर हमने देखना है तो सबसे पहले क्या होगा, वाइड QRS कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब जो नॉर्मल एक्सिस होता है ना उसमें क्या होगा, जो हमारी AVF हमने जो एक्सिस डेविएशन हम ऊपर पढ़ के आए थे ना, तो मैंने कहा था मैं आपको एंड पे भी बताऊंगा, उसमें आपको सही तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो जो नॉर्मल एक्सिस है ना, अगर हम देखें तो अपने दोनों हैंड, लेफ़्ट हैंड और ये क्या है, ये हमारा राइट हैंड है, तो लेफ़्ट को हम क्या कर लेते हैं, लीड 1 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। लीड 1 के इक्वल कर लेते हैं, और जो राइट हैंड है ना वो हम AVF ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब थंब ऊपर को हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन होगा, नॉर्मल एक्सिस होगा, नो डेविएशन, ठीक है। अब लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन क्या है, अगर तो जो हमारा लीड 1 है, मतलब लेफ़्ट हैंड है, L4 लीड 1 और L4 लेफ़्ट हैंड, ठीक है। तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो पॉजिटिव है, थंब ऊपर को है, और जो राइट हैंड है अगर हम उसका थंब नीचे को कर लें, राइट किसको शो कर रहा है, AVF को। AVF में अगर QRS कम्प्लेक्स नीचे को है और लीड 1 में ऊपर को है, तो क्या होगा, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा लेफ़्ट थंब ही नीचे को है, लीड 1 में जो QRS कम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा,
लीड 1 में अगर क्यू आर एस कम्प्लेक्स नेगेटिव है और ए वी एफ में क्यू आर एस कम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो होगा राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है। अब इसके बाद है बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें अगर आर एस आर वेव एम वेव अगर तो लीड 1 और लीड 2 में हो और डीप एस वेव इन V5 और V6 में हो तो क्या होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। हम इसको, इसका एक नेमोनिक है मैरो, MARROW। हमने M और W को क्यों बड़ा लिखा है, तो अगर हम देखें तो लीड 1 में ये M पैटर्न बना रही है। ठीक है। लीड 2 में भी क्या है, M पैटर्न बना रही है। अगर तो M वेव लीड 1 या फिर लीड 2 में हो तो क्या होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं, वाइट क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। ठीक है। वाइट क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा, ये वाइड है ना, इधर से क्यू शुरू हो रही है और इधर तक ख़त्म हो रही है, तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम होता है नॉर्मली। अगर ज़्यादा है तो वाइट क्यू आर एस कम्प्लेक्स में आएगा। अगर वाइट क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा और 2 आर वेव्स होंगी, एक तो ये है और एक ये है, तो क्या होगा, और एक एस वेव होगी, तो ये क्या बन गया, RSR पैटर्न बन गया। अगर ये RSR पैटर्न V1 और V2 में बनेगा तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और अगर ये RSR पैटर्न V5 और V6 में बनेगा तो क्या होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है। और कॉजेज इसकी कौन कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो राइट एक्सिस है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, उसकी कौन सी कॉजेज़ हैं, मोस्टली जो है उसकी पल्मोनरी कॉजेज़ हैं। कैसे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, इसके अलावा कोरोनरी इसका है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में मैंने बताया है RSR पैटर्न कहाँ होगा, V5 और V6 में होगा। ठीक है। विद वाइड QRS कम्प्लेक्स, ये नहीं भूलना, सबसे पहले जो हमने देखना है वो वाइड QRS कम्प्लेक्स होगा। ठीक है। RSR पैटर्न इन V5 एंड V6 और S वेव इन V1 एंड V2, उसका उल्ट कर लो ना आप। इसकी भी कॉजेज़ कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन एंड वार डिसऑर्डर, ये इसकी कॉजेज़ हो जाएंगी। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स, चेस्ट पेन होगा, डिज़निया, फैटीग और सिनकोपी। ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले है ECG, नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राफी, उसके बाद कार्डियक मार्कर्स, और एंड पे क्या है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, लंग डिजीज़ की वजह से भी होता है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, तो चेस्ट एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू सी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। और ट्रीटमेंट इसका, सबसे पहले ट्रीट द कॉज, हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करें, COPD है तो उसको ट्रीट करें। उसके अलावा कोरोनरी रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी और पेसमेकर। ठीक है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, एरिथमियास, इट कैन कॉज एरिथमियास, हार्ट फेलियर और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हाइपरकलीमिया का। अगर तो हमारा जो पोटेशियम लेवल है ना, इट विल बी ग्रेटर देन 5.5, तो क्या आएगा, ये हाइपरकलीमिया की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। एलिवेटेड सीरम पोटेशियम लेवल दैट लीड टू कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन कब आती है, जब 6.5 से भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं, रीनल फेलियर, मेडिकेशंस कौन कौन सी, एस इनहिबिटर, वो पूछ सकता है एग्जामिनर कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं या कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो पोटेशियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करेगा, तो उसमें एस इनहिबिटर, आर्ब्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। उसके अलावा एडिसन्स डिजीज़, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये क्या कॉजेज ऑफ हाइपरकलीमिया। सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, मसल वीकनेस होगी, जिसके अलावा पैल्पिटेशन, पैरालिसिस, और क्या होगा, डिक्रीज डीप टेंडन डिफ्लेक्सिस और एरिथमियास इंक्रीज,
और एरिथमियाज हो गए और कार्डियक अरेस्ट, इसके अलावा नोशिया एंड वॉमिटिंग। अब हम इसको डायग्नोसिस, वो तो हमें ईसीजी में हमें कैसे पता लगेगा कि हाइपरक्लीमिया है, तो हमने क्या पढ़ा था, टॉल टी वेव या हाइपर एक्यूट टी वेव। तो अगर हम देखें तो ये देखें, ये क्या है, टॉल टी वेव है ना, ये भी टी वेव की हाइट ये देखो क्यूआरएस के बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो ये किस में होता है, हाइपरक्लीमिया में होता है। इधर भी ऐसे ही है, लीड 3 में, लीड 4 में, फिर लीड 5 में कम हो गई है वैसे थोड़ी सी। ऐसे ही लीड 2 में भी हाइट ज़्यादा है, लीड 3 में भी हाइट ज़्यादा है, एवीएफ में भी हाइट ज़्यादा है। तो ये क्या है, टॉल टी वेव किस में होती है, हाइपरक्लीमिया में होती है। इसके अलावा वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, अगर हम देखें तो ये स्मॉल बॉक्सेस का हमें पता नहीं लग रहा, अगर तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है तो क्या आएगा, तो क्या होगा, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स में आएगा वो, ठीक है। और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये कौन सी है, ईसीजी फाइंडिंग्स ऑफ हाइपरक्लीमिया। इसके अलावा एब्सेंट पी वेव, ठीक है, ये स्वीयर केस में होता है जब 8 से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे और डायग्नोसिस, इसके अलावा और कौन सा टेस्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल, उसमें हमें क्या पता लगेगा, पोटेशियम लेवल अगर 5.5 से ज़्यादा है, और एबीजीज करवा सकते हैं और रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल करवा सकते हैं टू फाइंड द कॉज। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हाइपरक्लीमिया के केस में सबसे पहले हम दे रहे हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, एरिथमियास की तरफ नहीं लेके जाता। उसके बाद आईवी इंसुलिन, ठीक है, आईवी इंसुलिन देंगे, ये क्या करेगा, या फिर न्यूबिलाइज्ड सैल्ब्यूटामोल, ये क्या करता है, ये पुट पोटेशियम इनटू सेल्स, ठीक है, ये पोटेशियम को सेल्स में डाल देता है। बट पोटेशियम अभी भी हमारी बॉडी के अंदर है ना, उसको बाहर तो निकालना है, तो वो क्या करेगा, वो किससे होगा, लूप डायोरेटिक्स। बट अगर इससे नहीं हो रहा तो डायालिसिस। और इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है, पोटेशियम बाइंडर्स, ये क्या करेंगे, रिमूव पोटेशियम आउट, ठीक है। ये हमारा हो गया हाइपरक्लीमिया का टॉपिक। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या, एरिथमियाज। इसमें जो हमने एरिथमियाज आज करने हैं वो 4 हैं। वो कौन से हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है और एट्रियल फ्लटर क्या होता है, ठीक है। अगर हम ईसीजी में देखें तो हम ईसीजी में कैसे पता लगेगा कि एट्रियल फ्लटर कौन सा है, एट्रियल फिब्रिलेशन कौन सा है। तो अगर हम पहले एट्रियल फ्लटर कर लेते हैं तो इसके एक तो ये होगा, इसमें जो होगा ना आर इंटरवल वो रेगुलर होगा, ठीक है। जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें जो आर इंटरवल है वो इरेगुलर होगा। एक तो इससे पता लगेगा। उसके अलावा जो एट्रियल फिब्रिलेशन है इसमें हमें कहीं भी पता नहीं लग रहा कि पी वेव कहाँ है, ठीक है, नो पी वेव, ठीक है। और जो एट्रियल फ्लटर है ना उसमें क्या होगा, उसमें पी वेव की जगह पे होंगी सॉटूथ वेव्स। ये क्या है, सॉटूथ वेव्स है ना, ये जैसे ये क्या है, सॉटूथ वेव्स हैं। तो ये सेम रेशो में होंगे, यहाँ 3 रेशो और फिर 1 क्यूआरएस कम्प्लेक्स, या फिर 2 होंगी तो फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स। तो सेम रेशो, अगर पहले में 3 है तो दूसरे में भी 3 होंगी, तीसरे में भी 3 होंगी, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर रिदम होगा और नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स, नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा, दोनों में ही नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, एट्रियल फ्लटर में कैरोटिड साइनस प्रेशर, अगर हम कैरोटिड साइनस मसाज करेंगे तो फ्लटर वेव्स, ये जो फ्लटर वेव्स हैं ये इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, रेज्ड जेवीपी। अब इनकी कोजिस दोनों की सेम है, कौन सी हैं, माइट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, और कौन सी होगी, रियोमेटिक हार्ट डिजीज़, थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरटेंशन, ठीक है। इसी तरह सिम्टम्स भी सेम होंगे, चेस्ट पेन,
डिज़निया, पैल्पिटेशन और डिजीनेस। और ट्रीटमेंट भी इन दोनों का सेम है। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक पेशेंट आया है, हम देखेंगे वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अगर तो वो स्टेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन, ठीक है, डीसी करंट देंगे उसे, कार्डियोवर्जन करेंगे। बट अगर वो स्टेबल है तो हम क्या करेंगे, रेट कंट्रोल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनमें रेट इंक्रीज़ हो जाता है। एट्रियल फ्लटर में ज़्यादा होगा 200 टू 250 बीट्स पर मिनट, और एट्रियल फिब्रिलेशन में ग्रेटर देन 150 बीट्स पर मिनट। रेट कंट्रोल कैसे करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स से, ठीक है। बट अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो हम देखेंगे जो हमारे पास पेशेंट आया है उससे जो एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर हुआ है वो 48 आवर्स के पहले हुआ है या फिर 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया उससे ये एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर ये एरिथमिया होते हुए। अगर तो कम टाइम हुआ है, 48 आवर्स से कम टाइम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम कार्डियोवर्जन करेंगे। फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन में कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, एम्योडारोन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 वीक्स के लिए एंटीकोगुलेंट्स दे देंगे, ठीक है, 4 वीक्स एंटीकोगुलेंट, ठीक है। कैसे देंगे, ये वाला स्कोर चैड्स वेस्ट स्कोर्स दे के, अगर तो ये 1 आएगा तो हम देंगे एस्पिरिन, और अगर 1 से ज़्यादा है तो हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, ठीक है। बट अगर 48 और से ज़्यादा टाइम हो गया तो हम क्या करेंगे, पहले 3 हफ्तों के लिए एंटीकोगुलेंट्स देंगे, फिर कार्डियोवर्जन करेंगे और फिर 4 हफ्तों के लिए दोबारा एंटीकोगुलेंट्स देंगे। बट अगर हमने ये वाला स्टेप नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, और अगर तो लेफ़्ट एट्रिया में थ्रोम्बस है तो हम यही स्टेप फॉलो करेंगे कि पहले 3 हफ्तों के लिए एंटीकोगुलेंट्स देंगे, फिर कार्डियोवर्जन करेंगे और फिर 4 हफ्तों के लिए एंटीकोगुलेंट्स देंगे। बट अगर लेफ़्ट एट्रियम में थ्रोम्बस नहीं है तो हम डायरेक्ट कार्डियोवर्जन और एंटीकोगुलेंट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर का। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स में क्या होगा, इन दोनों में वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये रेगुलर है, और ये क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये क्या है, ये इरेगुलर पैटर्न है। हमें कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ पी वेव है, कहाँ क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, कोई भी चीज़ हमें पता नहीं लग रहा। बट अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखें तो क्यूआरएस वाइड है विद नो पी वेव नो टी वेव, ठीक है, और तमाम क्यूआरएस कम्प्लेक्स एक जैसे होंगे, ठीक है। ये हो गया, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ईसीजी में, और इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। एक है इलेक्ट्रिक शॉक, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरक्लीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और ये मेडिकल एमरजेंसी हैं, ये दोनों केस क्या है, मेडिकल एमरजेंसी है। और इसकी कॉजेज़ क्या है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ विद प्रायर एमआई, और इसके अलावा कार्डियोमायोपैथीज़ और प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सिंड्रोम, ड्रग टॉक्सिसिटी। इसके अलावा जो लास्ट वन है वो क्या है, ड्रग टॉक्सिसिटी। और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो ये एक मेडिकल एमरजेंसी है। अगर हम देखें किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हम क्या करेंगे, शाउट फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट एमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब हम क्या करेंगे, स्टार्ट CPR 30:2, मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, ठीक है। बट अगर हॉस्पिटल में है तो हम ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, CPR प्लस गिव ऑक्सीजन। ये तो होगी ना हमारी आउटसाइड रोड पे है, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर हम हॉस्पिटल में है तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिदम को, देखेंगे रिदम असेस करेंगे कि वो शॉकेबल है कि नहीं शॉकेबल। अगर तो वो शॉकेबल नहीं है तो ये क्या है, एसिस्टोली है, इसमें हम शॉक नहीं देंगे। बट अगर ये शॉकेबल है तो हम डायग्नोज करेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है।
ठीक है, हम शॉक देंगे, उसके बाद सीपीआर कंटिन्यू करेंगे, दोबारा फ़ौरन सीपीआर देंगे 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, 2 मिनट्स के लिए सीपीआर देंगे और आईवी लगा देंगे, साथ आईवी लाइन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए सीपीआर देते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे रिदम शॉकेबल है कि नहीं है। ये हम अगर तो शॉकेबल है तो हम सेकंड शॉक दे रहे हैं, सेकंड शॉक, ये क्या है, फर्स्ट शॉक है ना। और अगर रिदम नॉन शॉकेबल है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसे वो अपनी जो है कॉन्शियसनेस उसकी बहाल हो रही है, मतलब वो दोबारा होश में आ रहा है। अगर तो नहीं आ रहा तो हम अगेन सीपीआर कंटिन्यू कर देंगे, अगर तो रिदम शॉकेबल नहीं है तो। बट अगर शॉकेबल है तो हम शॉक देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, शॉक के बाद फिर सीपीआर शुरू करेंगे 2 मिनट के लिए और साथ क्या करेंगे, एपिनेफ्रीन देंगे एवरी 3 to 5 मिनट। ठीक है, और कंसीडर एडवांस एयरवे कैप्नोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा रिदम को असेस करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। और एपिनेफ्रीन हमने कब दिया है, सेकंड शॉक के बाद हम एपिनेफ्रीन दे रहे हैं। उसके बाद रिदम देख रहे हैं कि शॉकेबल है कि नहीं है। अगर तो नो है तो सेम ये वाला स्टेप फॉलो हो जाएगा, और अगर शॉकेबल है तो शॉक देंगे और फिर सीपीआर, थर्ड शॉक के बाद सीपीआर प्लस एम्योडोरॉन। ठीक है, और उसके बाद फिर सीपीआर दे रहे हैं और रिदम को असेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो नॉन शॉकेबल है तो इस स्टेप पे जाएंगे, और अगर शॉकेबल है तो हम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड शॉक, मतलब हम इधर से दोबारा शुरू हो जाएंगे, सेकंड शॉक देंगे और फिर एपिनेफ्रीन, ऐसा सेम चलता जाएगा। और ये हम 20 मिनट्स के लिए कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का टॉपिक। ये हो गया हमारा ईसीजी आज कंप्लीट।